हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह में। आज जो ये क्लास है मेरे भाई, आज ये क्लास नंबर 2 है जो हमारी वोकैब की क्लास है। और मेरे वो स्टूडेंट्स, मेरे वो साथी जिन्होंने वोकैब क्लास नंबर 1 अटेंड नहीं किया है, तो प्लीज़ क्लास नंबर 2 देखने से पहले आप सभी क्लास नंबर 1 देखें। क्लास 1 कंप्लीट करने के बाद ही आप क्लास नंबर 2 को देखें, क्योंकि क्लास 1 में मैंने बहुत सारी गल्ला की थी कि एग्जैक्टली कैसे मैं वोकैब कराने वाला हूं, किस वे, किस अप्रोच, किन मेथड से हम चलने वाले हैं। तो क्लास नंबर 2 में ऐसा मैं कुछ नहीं बताने वाला, टू द पॉइंट बात करूंगा और पाठशाला को सीधा का सीधा मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंट्स, आज फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 2 वोकैब सेशन की। तो फटाफट से देखें एक बार। मैं आज की क्लास में भी एक रूट लेके चल रहा हूं बच्चे, जो लास्ट क्लास में भी हमने लिया था। वो रूट आज हमारा है फिर से एक बार, क्या मैंने क्या लिखा एक बार पढ़ दें। ग्राफ प्रॉमिस किया है, मेरे साथ साथ बोलते चलना, ग्राफ। और सेकंड मैंने क्या लिखा एक बार पढ़ दें, ग्राफी। वेरी गुड, रिवीजन किया है, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने लिखा ग्राफ और सेकंड मैंने लिखा ग्राफी। इन दोनों को, इस रूट को हम रिलेट करने वाले हैं किससे? राइट। ठीक है, आप कह सकते हैं टू राइट, राइट से रिलेट करने वाले हैं। और आप आज सीखने वाले हैं अ टाइप ऑफ एन आर्ट और साइंस। अ टाइप ऑफ आर्ट कह सकते हो, अ टाइप ऑफ साइंस कह सकते हो। सर क्या है ये अ टाइप ऑफ आर्ट और अ टाइप ऑफ साइंस? थोड़ी देर बाद मैं गल्ला करूंगा एक मीनिंग के साथ। तो उसी रूट को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की पाठशाला में हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है, उस वर्ड पे एक बार गौर फरमाइएगा, मैं क्या लिखने वाला हूं क्या नहीं। और पढ़ने की मेरे बच्चे कोशिश करना एक बार, मैंने क्या लिखा बोर्ड पे एक बार पढ़ने की कोशिश करें आप लोग। वेरी गुड, एक दो का आंसर बिल्कुल सही है। ये है बच्चे कैल्कोग्राफी। कैल्कोग्राफी। अब सर कैल्कोग्राफी का मीनिंग क्या हुआ? आप देख पाओगे ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट वन इज कैल्को एंड द सेकंड वन इज ग्राफी। अब यहां पे जो ग्राफी को रिलेट करने वाले हैं हम, आप रिलेट करने वाले हैं आर्ट और साइंस। दैट मीन्स अ टाइप ऑफ आर्ट और अ टाइप ऑफ साइंस। जो इधर रिलेट करने वाले हो कैल्को को, कैल्को दैट मीन्स ये रिलेट किया जाता है बच्चे कॉपर से। कैल्को किससे रिलेट किया जाता है? कॉपर से। तो कैल्को दैट मीन्स कॉपर, ग्राफी दैट मीन्स आर्ट, और यू कैन से अ साइंस। ठीक है, और जरा जरा फिर किससे भी रिलेट करना है? ये राइट से। तो कैल्कोग्राफी एग्जैक्टली मीनिंग क्या करेगा? कैल्कोग्राफी आप कह सकते हो जब कॉपर पे, जब आप कॉपर के ऊपर कुछ मूर्तियां, कुछ फिगर्स, कुछ ऐसी चीज बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कैल्कोग्राफी। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू इनग्रेविंग। इनग्रेविंग क्या होता है सर? इनग्रेविंग एक बार मैं लिख देता हूं, जरा बोर्ड पे ध्यान से सुनना, एक और वर्ड सुनने को मिलेगा। तो मैंने लिखा बच्चे आर्ट ऑफ, ध्यान देना वर्ड पे मैं क्या लिखने वाला हूं, इनग्रेविंग, आर्ट ऑफ इनग्रेविंग ऑन कॉपर। तो इस वर्ड से ये और सीखो, आर्ट ऑफ इनग्रेविंग ऑन कॉपर। तो क्या होने वाला है सर? इनग्रेविंग क्या होता है? ये एक ऐसा डिजाइन होता है जो आप किसी भी थिंग या किसी भी स्टोन पे क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स दैट इज एन आर्ट when you are going to design on something, or you can say on a stone. आप स्टोन पर भी कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं, कोई भी डिजाइनिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? इनग्रेविंग। बट यहां पर आप जब डिजाइन किससे, वो आर्ट, वो साइंस, वो कला आपकी किससे रिलेट कर जाती है? कॉपर से। तो कॉपर के ऊपर whenever you are going to design something that will be related to कैल्कोग्राफी। तो कैल्कोग्राफी फर्स्ट वर्ड हुआ, कैल्को दैट मीन्स कॉपर, ग्राफी दैट मीन्स इट विल बी रिलेटेड टू आर्ट और साइंस। तो कैल्को, कॉपर, आर्ट और साइंस। तो एक ऐसी आर्ट, एक ऐसी साइंस, एक ऐसी कला, इस चीज से ये रिलेट करेगा जिसमें आप कुछ क्या करने वाले हैं? डिजाइन करने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं, बट कहां पर? ऑन कॉपर। फर्स्ट वन क्लियर हुआ। सेकंड वन देखते हैं। आप उसको अगर जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें, हिंट के लिए
कॉपी पेन तैयार रखें मेरे बच्चे और आप लिख लें पर, लेकिन, किंतु, परंतु मेरे पढ़ाने के बाद। साथ साथ पेन ना उठे मेरे भाई। चलिए बच्चे सेकंड पे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड के बाद सेकंड यही लिख लेता हूं मैं। सेकंड वर्ड देखना और आप साथ साथ पढ़ने की कोशिश करना, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो एक बार मैंने लिखा, पढ़ने एक बार क्या लिखा है, कोशिश करें फिर मैं बताऊंगा। प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट यू आर गोइंग टू ट्राई, जैसा भी हो फिर मैं आपके सामने बताने वाला हूं क्या है। तो बताओ वर्ड क्या लिखा है। हाँ, वेरी गुड, कायरोग्राफी। कायरोग्राफी क्या होता है सर? अब फिर से देखो मेरे भाई, ये कितने वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, मतलब रूट क्या दिख रहा है, कायरो, और एक क्या दिख रहा है, ग्राफी। तो कायरो का अपना मीनिंग होता होगा और ग्राफी का अपना मीनिंग होता होगा। ग्राफी बताना एक बार, रिलेटेड टू राइटिंग। हियर वी आर गोइंग टू रिलेट दैट पर्टिकुलर ग्राफी टू राइटिंग। और मैंने क्या बोला, कायरो को जरा देखना, मैंने क्या लिखा उसका मीनिंग, हैंड। दैट मीन्स कायरो को आप रिलेट करते हैं किससे, हैंड, और ग्राफी को किससे रिलेट करते हैं, राइटिंग। दैट मीन्स कायरोग्राफी, कायरोग्राफी दोनों को जोड़ दो बच्चे, क्या बना, हैंड राइटिंग। वेरी गुड, सेकेंड वर्ड दिमाग में दौड़ा। तो कायरोग्राफी, कायरो दैट मीन्स इट विल बी रिलेटेड टू हैंड, ग्राफी इट विल बी रिलेटेड टू राइटिंग। एंड व्हेनेवर, दैट मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू वर्ड्स, we are going to get handwriting. So chirography means handwriting. Done. थर्ड वर्ड पे आओ। थर्ड की जानकारी लेते हैं, फिर से मैं लिखूंगा और बच्चे पढ़ना आपको है, देखना जरा, बताएं एक बार, ट्राई करें बच्चे। क्या लिखा हुआ है? हाँ, वेरी गुड, क्रिसाग्राफी। क्रिसाग्राफी, क्रिसोग्राफी मत बोलना, सो नहीं, एक्चुअली वो जो ओ है उसको वो आ साउंड कराते हैं। दैट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू राइट दिस वर्ड, जरा बताना एक बार इसकी प्रोनाउंसिएशन बताना, जॉब, नॉट इट्स जॉब। सो जो नेटिव स्पीकर्स हैं उसको वो बोलते हैं, जो ओ है उसको क्या साउंड लेके आ जाते हैं, आ। तो जॉब नहीं, इट्स जॉब, यू कैन से इट्स जॉब। तो वैसे ही मैंने क्या बोल दिया इसको, क्रिसाग्राफी, सो ना बोल के सा साउंड कर दी वहां पे, हटा, मैं मिटा दूं एक बार इसको। तो यहां पर मैंने साउंड क्या करा दी, क्रिसाग्राफी। तो क्रिसाग्राफी में आप देख पाओगे कितने कॉम्बिनेशन है मेरे भाई, एक तो है क्रिसा और एक क्या है, ग्राफी। तो क्रिसा का रिलेशन किससे होता है बच्चे, ये रिलेट किया जाता है गोल्ड से, और ग्राफी, ग्राफी को रिलेट करना है हमने किससे, राइटिंग से। अब देखो ऐसे लग रहा है ना, गोल्ड और राइटिंग, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू ऐड दीज पर्टिकुलर टू वर्ड्स। इन दोनों वर्ड्स को मैं ऐड करके कुछ फ्रेमिंग कर पा रहा हूं, तो आप देख पाओगे द गोल्ड राइटिंग, द गोल्ड राइटिंग। तो सर क्रिसाग्राफी एग्जैक्टली बना क्या, वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट समथिंग एंड यू आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर पाउडर दैट इज मेड फ्रॉम गोल्ड। एक ऐसा पर्टिकुलर पाउडर आप यूज करने वाले हो जो गोल्ड से बना है एंड आप उससे लिखने वाले हो, तो दैट मीन्स द गोल्ड राइटिंग विल बी रिलेटेड टू क्रिसाग्राफी। याद हुआ, क्रिसा गोल्ड से रिलेट किया जाएगा, ग्राफी राइटिंग से रिलेट किया जाएगा। कितने वर्ड हुए बच्चे, 3। चलो अगली की बातचीत करते हैं। आपके बोर्ड पे लिख रहा हूं, फिर से पढ़ने की कोशिश करना, एक बार मेरे साथ साथ बोलते रहना मेरे भाई, इग्नोर नहीं, बस साथ साथ बोलते रहना। देखो एक बार फिर से रीड करो। अब मैंने आपको बताया भी था ऊपर पढ़ना, एक बार रिलेट करो। हाँ, बिल्कुल, क्या बोला, कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी बोल सकते हो, बट मैंने बोला ना ओ को थोड़ा सा साउंड क्या दे, आ। कॉस्मोग्राफी। अब कॉस्मोग्राफी में आप देख पा रहे हो कॉम्बिनेशन किन किन का दिखा रहा है, मुझे बता देना। कॉस्मा, कॉस्मा एंड दैट इज ग्राफी। ग्राफी को मैंने किससे रिलेट कर लिया मेरे बच्चे, आर्ट और साइंस। यहां मैंने रिलेट कर लिया उसको आर्ट और साइंस। अब मुझे बताएं कास्मा का मतलब क्या होता है। कास्मा रिलेट किया जाता है मेरे भाई वर्ल्ड, और यू कैन से यूनिवर्स, वर्ल्ड और यूनिवर्स। सर कास्मोग्राफी फिर क्या हुआ, किसको हम स्टडी करने वाले, मुझे बताओ। आर्ट और साइंस जो किससे रिलेट करेगी, यू आर गोइंग टू स्टडी वर्ल्ड और यूनिवर्स। So that means whenever we are going to use this particular word, cosmography, that means the art which describes or maps
द आर्ट और साइंस विच डिस्क्राइब्स और मैप्स किसको, द फीचर्स ऑफ वर्ल्ड और यूनिवर्स। आई एम गोइंग टू स्पीक अगेन। तो आपको क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूं अपनी वीडियो पॉज करना मेरे भाई, पीछे लेना, और जो बोल रहा हूं उसको सुन के आप कॉपी कर लेना। तो मैंने इसके लिए एक बार बोला, एक बार रिपीट करें। मैंने क्या बोला, कास्मोग्राफी। रिपीट करो, कास्मोग्राफी। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ऐसा बच्चा कहीं मिलेगा नहीं। बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मेरे भाई। तो कास्मोग्राफी का मतलब क्या हुआ, कास्मा मैंने क्या बोला, वर्ल्ड और यूनिवर्स, ग्राफी बोला आर्ट और साइंस। दैट मीन्स द आर्ट और साइंस which describes or maps the features of the world or universe. So later आप क्या करोगे, बाद में आप इस लाइन को जो मैंने बोला आप लिख लेना। फर्स्ट वीडियो में मैंने लाइन लिखी थी बच्चे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, इसलिए इस वीडियो में मैंने उसका थोड़ा सा शॉर्ट किया बात को। आई एम गोइंग टू स्पीक एंड लेटर आप क्या करो, उसको राइट डाउन कर लो। इजी हुआ टास्क। कितने वर्ड हुए, 4 वर्ड्स। एक और वर्ड आने दो, एक बार देखना जरा बोर्ड पे क्या लिखा। 5th वर्ड अब पढ़ना है अपने आप आपको। देखो बताएं, फिर से एक वर्ड मैंने उसी से बनाए हैं। हाँ, क्रिप्टोग्राफी। टो मत, टो नहीं, ओ को मैंने बोला ना, आ थोड़ा सा साउंड करके देखे। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी भी बोल सकते हो, बट ज्यादा बेटर है आप क्या बोले, क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग क्या हुआ, आप फिर से बच्चे यहां देखें, कितने दिख रहे हैं आपको कॉम्बिनेशन, क्रिप्टा एंड वन इज ग्राफी। तो ग्राफी मैंने किससे रिलेट कर लिया, बहुत बढ़िया, किससे रिलेट किया, राइटिंग से, ठीक है। और क्रिप्टा किससे रिलेट करना है, क्रिप्टा का मीनिंग होता है हिडन, और यू आर गोइंग टू से सीक्रेट। सो दैट मीन्स अगर मैं हिडन और राइटिंग को, सीक्रेट और राइटिंग को क्या करूं, एड ऑन, तो आप कुछ ना कुछ वहां देख पा रहे होगे। दोनों को क्या बोल दूंगा, तो याद रखना इसका मीनिंग हो जाता है स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग। डन हुआ। जब आप उसकी स्टडी करने जाते हैं, हिडन राइटिंग की स्टडी करने जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, क्रिप्टोग्राफी। 5th वर्ड दिमाग में दौड़ गया, क्रिप्टा। अच्छा, ये जो मैं आपको कॉम्बिनेशन में अलग अलग वर्ड को पार्ट में डिवाइड करके और उससे पार्ट का जो रूट का जो वर्ड याद करा रहा हूं, उस मीनिंग को जो याद करा रहा हूं, उसको याद रखना, क्योंकि बाद में इन्हीं चीजों से हम बाकी वर्ड्स भी बनाने वाले हैं। जैसे एक वर्ड आएगा क्रिप्टिक, तो क्रिप्टा से क्रिप्टिक बना होगा। सो इफ यू नो हाउ टू रिलेट दीज पर्टिकुलर रूट्स टू द अनदर वर्ड, और वी आर गोइंग टू से टू फॉर्म अनदर न्यू वर्ड्स, जब तक आप नए वर्ड बनाना नहीं सीखोगे इन्हीं वर्ड की हेल्प से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए ध्यान से इनको याद करना, ये बाद में भी काम आएंगे। तो क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग हो गया, क्रिप्टा दैट मीन्स हिडन और राइटिंग, सो इट विल बी रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग। वेरी गुड। चलो जगह बची है, एक और वर्ड कर लेते हैं। 6 वर्ड देखना, मैंने आपके सामने लिखा डिटो ग्राफी। क्या दिख रहा है बोर्ड पे, डिटोग्राफी। डिटो दो दिख गया कॉम्बिनेशन, डिटो एंड सेकंड वन किसका है, ग्राफी। बच्चे डिटो क्या होता है, बढ़िया, 1-2 की स्माइल बता रही है, क्या होता है, कोशिश करना। डिटो, वेरी गुड, सही कहा सर, डबल। उन्होंने कहा सर डिटो दैट मीन्स डबल, और मैंने बोला ग्राफी किससे रिलेट करना है, राइटिंग। तो आप यहां क्या करने वाले हैं, आप यहां पर डबल एंड राइटिंग, तो मैं कह सकता हूं अ मिस्टेकन रिपीटिशन ऑफ अ लेटर, वर्ड, और यू कैन से फ्रेज। तो मैं एक बार लिख दूं, इसका मीनिंग किससे रिलेट चला जाएगा, अ मिस्टेकन रिपीटिशन of a word, or you can say we are going to start from letter, so a mistaken repetition of a letter, word or phrase, that is called डिटोग्राफी। कितने आपके सामने वर्ड्स आ गए, 6। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, देन यू आर गोइंग टू कॉपी।
क्या लिखा है फर्स्ट वन, बता दे जरा। वेरी गुड। क्या बोला मैंने उसको, कैल्कोग्राफी। तो कैल्को दैट मीन्स कॉपर, एन आर्ट ऑफ साइंस, फिर उसको मैंने डिस्क्राइब किया। अगला बता दें एक बार क्या लिखा था फटाफट, कायरोग्राफी। कायरो किससे रिलेट किया, हैंड। ग्राफी किससे रिलेट किया, राइटिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट वन बता दे, क्रिसाग्राफी किससे रिलेट किया मैंने, मैं क्रिसा, गोल्ड एंड राइटिंग, द गोल्ड राइटिंग। नेक्स्ट वन कास्माग्राफी। तो कास्मा दैट मीन्स वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, एंड आर्ट ऑफ साइंस किसको बोल दिया, ग्राफी। तो इसको मैंने क्या बोला, द आर्ट और साइंस विच डिस्क्राइब्स और मैप्स द फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स। नेक्स्ट क्या बोला, क्रिप्टाग्राफी। क्रिप्टा दैट मीन्स हिडन, तो हिडन राइटिंग को स्टडी करना, उससे रिलेट कर दिया, द आर्ट और द साइंस विच इज रिलेटेड टू द हिडन राइटिंग, द स्टडी ऑफ द हिडन राइटिंग। नेक्स्ट वन क्या बोला, डिटोग्राफी। डिटो दैट मीन्स क्या हुआ, डबल। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज और वी मिस्टेकन, क्लियर हो गया, अ मिस्टेकन रिपीटिशन ऑफ अ लेटर, वर्ड और फ्रेज। सो हम रिपीट कर देते हैं कोई चीज, उस मिस्टेक को उससे रिलेट किया जाता है किसको, डिटोग्राफी। सिक्स्थ वे, मैं स्क्रीन से सामने से हट रहा हूं, वीडियो पॉज करना और फटाफट से कॉपी करो। मैं यूं गया और यूं आपसे मिलता हूं, प्लीज टेक योर टाइम मेरे बच्चे। चले मेरे भाई, आपका कॉपी हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं। मैंने यहां पे लिखा, आप पढ़ें, पहले आपको चांस दे रहा हूं। क्या लिखा, एपिग्राफ। तो एपिग्राफ का की मीनिंग निकल के आएगा, तो आप ध्यान दो, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एपी, और यहां पे क्या दिख रहा है, ग्राफ। तो एपी किससे रिलेट किया जाएगा, एपी रिलेट किया जाता है ऑन से। आप ऑन प्रेपोजिशन देखते हो, तो एपी रिलेट किया जाएगा ऑन से, और ग्राफ रिलेट किया जाएगा किससे, राइटिंग से। अब आप दोनों के कॉम्बिनेशन को सोचो, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा। एपिग्राफ, एपी मैंने बोला ऑन से रिलेट करो, ग्राफ मैंने बोला राइटिंग से रिलेट करो। तो एपिग्राफ दैट मीन्स वी आर गोइंग टू राइट ऑन समथिंग, वी आर गोइंग टू राइट ऑन समथिंग। और ये समथिंग क्या हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई स्टैच्यू हो सकता है, कोई मोन्यूमेंट हो सकता है, कोई कॉइन हो सकता है। सो जब किसी भी कॉइन पे कुछ लिखा हुआ देखते हो, बिल्डिंग पे देखते हो, स्टैच्यू पे देखते हो, तो उसी से रिलेट किया जाता है किसको, एपिग्राफ। तो मैं लिख देता हूं, क्या कह रहा हूं मैं, आप एक बार बताओ। मैंने बोला राइटिंग ऑन अ बिल्डिंग, कॉइन, स्टैच्यू। और किसको बोल दिया मैंने, बिल्डिंग, कॉइन, स्टैच्यू, मॉन्यूमेंट, उसी से रिलेट किया जाता है किसको, एपिग्राफ। याद रह जाएगा, सिंपल वर्ड। नेक्स्ट पे आ जाए, चलो नेक्स्ट वन देखो। अब आप अगला मैं वर्ड देख रहा हूं, पढ़ना एक बार। मैंने लिखा होलोग्राफ। क्या लिखा आपकी स्क्रीन पे, स्क्रीन नहीं बोर्ड पे, होलोग्राफ। अच्छा रिलेट करो, होलो एंड दैट इज ग्राफ। तो होलो का मीनिंग क्या होता है ना, ये होता है होल, दैट मीन्स कंप्लीट। एंड ग्राफ से मैंने क्या बोल दिया, ग्राफ से किससे रिलेट किया था, टू राइट, लिखने से, दैट मीन्स राइटिंग से रिलेटेड। तो मैंने लिखा यहां होल और यहां लिखा टू राइट। तो अब इसका क्या रिलेशन बना, ये रिलेट कुछ ऐसे करेगा बच्चे, जब कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वही पर्सन लिखे जो उसको साइन करने वाला है, जिसके नाम पर वो डॉक्यूमेंट है। दैट मीन्स द पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू राइट अ डॉक्यूमेंट, और मैं कह सकता हूं उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट लिखे जो उसके नाम पर बना है, जिसको उसे साइन करना है। तो आप उसे खुद लिखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड होलोग्राफ। मैं लिख दूं एक बार इस लाइन को, और इसी से आप कॉपी कर ला। मैं लिख देता हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। देखो मैंने बोला अ डॉक्यूमेंट, अब बनाना खुद से रिलेशन करके। मैंने बोला अ डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट को लिखेगा कौन, विच हैज बीन रिटन, मैं इधर लिख देता हूं, रिटन बाय द पर्सन। सो अ डॉक्यूमेंट विच हैज बीन रिटन बाय द पर्सन, कौन, बाय द पर्सन हु, जिसने क्या किया है, हु साइंस इट। तो एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो उसको क्या करने वाला है, साइन करने वाला है। और आप ये कह सकते हो जिसके नाम पर वो डॉक्यूमेंट है। तो दो तीन टाइप के कंडीशंस उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने बोल दिया अ डॉक्यूमेंट विच हैज बीन रिटन बाय द
पर्सन हु इज गोइंग टू साइन इट। आप ऐसे लिख सकते हो, हु इज गोइंग टू साइन इट, जो उसको साइन करने वाला है, और जिस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर वो डॉक्यूमेंट है उसको हमने क्या बोला, होलोग्राफ। तो होलो दैट मीन्स कंप्लीट, और वन वो होलो मैंने क्या बोला, कंप्लीट या होल, और ग्राफ मीन्स टू राइट। तो कंप्लीट उस डॉक्यूमेंट को आप लिखने वाले हो। नेक्स्ट वन देखें, अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। होलोग्राफ हो गया ना याद। अगला वर्ड देखो एक बार, मैंने क्या लिखा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बताओ एक बार क्या लिखा, वाई और लगा लेते हैं, ग्राफी बना देते हैं। हाइड्रोग्राफी। हाइड्रो बताओ किससे रिलेट करता है, एक दो का आंसर सही है मेरे भाई। किससे रिलेट करता है, वाटर। हाइड्रो रिलेट करता है वाटर, और मैंने बोला ग्राफी किससे रिलेट करता है, साइंस और आर्ट। यहां रिलेट करेगा पर्टिकुलर साइंस और क्या, आर्ट। तो वाटर, साइंस और आर्ट, और वी कैन से राइटिंग एज वेल एज, और आप किससे रिलेट कर रहे हो इसको, राइटिंग। तो अब ये किससे रिलेट करेगा, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टडी द वाटर रिसोर्सेज। जब आप वाटर रिसोर्सेज को, रिवर है, सी है, ठीक है, आप इन सब चीजों को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोग्राफी। तो मैं लिख दूं, ये किससे डील्स करेगा, डील्स विद वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। तो ये डील्स उसके साथ करेगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो, वाटर, ग्राफी, राइटिंग। तो ये पर्टिकुलर आर्ट और पर्टिकुलर साइंस दैट डील्स विद वाटर रिसोर्सेज, चाहे रिवर हो, चाहे सी हो, एक्स वाई जेड कोई भी वाटर रिसोर्स। बढ़े आगे, तो 3 वर्ड आपको स्क्रीन पे ये दिख गए। अगला वर्ड यही लिख लेते हैं, आप ध्यान से उसको पढ़ना। पढ़ना जरूरी है, जब तक किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बेहतर नहीं होगी, आप उसे ध्यान से बोलेंगे नहीं, ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, वो दिल तक नहीं उतरेगा। इसलिए जितनी बार मुझे देखते हो ना, एक वर्ड में कितनी बार रिपीट करता रहता हूं, तो आप उसी वर्ड को उतनी बार मेरे साथ साथ रिपीट करें। सुने बोला, सुना बोला, अपने आप वो बेहतर वे से याद होना स्टार्ट होगा। अब अगला वर्ड लिख रहा हूं और फिर से आप पढ़ना, आपको पढ़ना है मेरे भाई। देखो मैंने बोला, हाँ बहुत बढ़िया, ये साथ साथ पढ़ो बस। मैक्रोग्राफी, मैक्रो आप मुझे बताएं क्या होता है, लार्ज, बहुत बढ़िया। ग्राफी किससे रिलेट किया हमने, राइटिंग। तो अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूं तो आप क्या बोल दोगे उसको, लार्ज साइज्ड राइटिंग। तो उससे रिलेट कर दिया जाता है मैक्रोग्राफी। याद हो गया, मैक्रोग्राफी, लार्ज साइज्ड राइटिंग। सिंपल है। नेक्स्ट वन पे आते हैं, और फिर से एक बार मैं नहीं आप ही से बोलना। हाँ बहुत बढ़िया, अब मैंने कंप्लीट लिख दिया है, तो एक बार बोल के दिखा दे। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, वेरी गुड, आवाज आई, बहुत बढ़िया। अब देखो आपको फिर से यहां पर 2 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, एक क्या दिख रहा है, लेक्सिको, और एक क्या दिख रहा है, ग्राफी। सर लेक्सिको क्या होता है, लेक्सिको होता है अ वर्ड बुक, और वेदर वी आर गोइंग टू से इट डिक्शनरी। तो आप या तो आप वर्ड बुक बोलो या डिक्शनरी बोल दो। एंड ग्राफी मैंने किससे रिलेट किया मेरे भाई, राइट से। तो लिखने से ग्राफी को रिलेट किया, अब वर्ड बुक किससे रिलेट किया, डिक्शनरी से। तो इसका मीनिंग क्या आया, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट अ वर्ड बुक और वी आर गोइंग टू राइट अ डिक्शनरी, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। दिमाग दौड़ा, लेक्सिकोग्राफी। डनाडन। अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड भी मैं यहां पर लिख देता हूं, एक बार गौर फरमाइएगा। मैंने लिखा ये मोनोग्राफ, मैंने लिखा ये मोनोग्राफ। बोल नहीं रहे हो मेरे भाई, वादा नहीं तोड़ोगे, वादा नहीं तोड़ोगे, बोलो एक बार। बहुत बढ़िया, ये हुई ना रिस्पेक्ट सर। चलो मोनो, और आपके सामने क्या लिखा है मेरे भाई, दूसरा ग्राफ। अच्छा मोनो का मतलब क्या होता है, तो सबको पता होगा, 1। और ग्राफ का मतलब क्या होता है, किससे रिलेट किया हमने यहां, राइटिंग। तो मोनो हुआ 1 और ग्राफ हमने रिलेट कर लिया वहां से राइटिंग। तो मोनोग्राफ 1 और राइटिंग किस पे आ जाएगा, ये जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं उसको क्या बोल देते हैं, मोनोग्राफ। सो दैट मीन्स मैं कह सकता हूं एन essay about a particular subject,
whenever we are going to write an essay about a particular subject, it will be related to monograph. Got it? तो आपके पास फिर से आपके सामने वर्ड्स हैं, कैसे मैंने उनको जो है प्रोनाउंस किया है, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, उन वर्ड्स पे गौर फरमाना। और अगर जरूरत पड़े तो ये वीडियोस इसीलिए बनाई जा रही है मेरे भाई यूट्यूब पे, ताकि आप इनको रिपीट करके दोबारा कानों में सुनो, दोबारा से आवाज सुनोगे, दोबारा फिर दिल तक उतरेगी, बट एक रेस्पेक्ट करते हुए चीज को पढ़ो। तब स्टडी करो तो वोकैब को भी स्टडी के मैटर से करो, रटने के नहीं, और एक बहुत अच्छे से अपना रजिस्टर मेंटेन करके चलना। तो अब कॉपी करो, 2 सेकंड में मैं फिर आता हूं, प्लीज टेक योर टाइम। चलिए मेरे भाई, हो गया कॉपी। अब मैं जो आगे बढ़ने वाला हूं एक अलग ही मेथड, एक अलग ही अप्रोच के साथ। अब वोकैब करने वाले हैं किस वे से, ग्रामर के वे से और सेंटेंस मेकिंग के वे से। इससे क्लोज टेस्ट में, एरर्स में, फिलअप्स में, हर जगह आपको वोकैब के रिगार्डिंग हेल्प मिलेगी। ध्यान से देखना, आपके सामने मैं वर्ड लिख रहा हूं मेरे भाई। जो वर्ड है मैंने लिखा, एक काम करते हैं, पहले ये वर्ड कर लेते हैं। आप वर्ड को जरा एक बार मेरे साथ साथ पढ़ दे। मैंने क्या लिखा, बिल्कुल आप इसको बोल सकते हैं एल्ट्रिस्टिक और आप बोल सकते हैं अल्ट्रिस्टिक, तो ज्यादा बेटर है एल्ट्रिस्टिक बोल दें। एल्ट्रिस्टिक एग्जैक्टली क्या होता है, बोलो एक बार, एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक, वेरी गुड। होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिक्र करें अगर इस भाई साहब का, तो भाई साहब यूज किए जाते हैं एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। डी को थोड़ा सा स्किप करना। तो एल्ट्रिस्टिक एडजेक्टिव की तरह यूज होने वाला वर्ड है। सर मीनिंग क्या होता है एल्ट्रिस्टिक का? मीनिंग एक ऐसा पर्सन आप कह सकते हो जो अनसेल्फिशली दूसरों की हेल्प करता है, भले ही वो मदद करने के चक्कर में आपका कोई लॉस ना हो जाए, भले ही लॉस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले की हेल्प होनी चाहिए। सो दैट मीन्स अ पर्सन जो क्या करता है, अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। कैसा पर्सन, एक बार मेरे साथ साथ बोलना, अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। सो दैट काइंड ऑफ पर्सन को आप बोल के चल सकते हैं, ही इज एन अल्ट्रिस्टिक पर्सन, एक अल्ट्रिस्टिक पर्सन है। मैं बात को लिखता हूं, फिर जरा ध्यान से समझना एक बार वर्ड को क्या है। और बच्चे वर्ड जिन्होंने पढ़ भी रखे हैं ना पहले, जिनको याद भी है मीनिंग, एंड तक वीडियो को देखना, आपको एक चेंज नजर आएगा, आपको उसमें ग्रामर और सेंटेंस मेकिंग नजर आएगी, तो वहां से आपकी वोकैब और बेहतर हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना, मैं इस वर्ड के एक बार मीनिंग लिख देता हूं, मैं क्या लिख रहा हूं उस बात को सुनना। एक ऐसा पर्सन जो क्या है, हेल्पफुल है, या आप उसको लिख लेना, मैं बोलता हूं, मैंने क्या बोला, अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरे के वेलफेयर के लिए जो अनसेल्फिशली कंसर्न रहे। तो अगर मैं इसके सिनोनिम बनाने की कोशिश करूं तो क्या क्या बन सकते हैं, एक वर्ड एक और सीख लो, क्या लिखा मैंने, जेनरस। ठीक है जी, जैसे आप बोल सकते हो जेंटलमैन, तो जेंटलमैन जो है उसी से एक वर्ड रिलेट करके बोलो जेनरस। और दूसरा इसी को रिलेट कर दूं तो मैं क्या कह सकता हूं, कैसा पर्सन है वो, सेल्फलेस। सेल्फिश पर्सन नहीं, सेल्फलेस पर्सन है, उसके लिए हमने बोल दिया कैसा वर्ड, अल्ट्रिस्टिक। नेक्स्ट वन देखो, अगर मैं इसी की बात करता हूं अल्ट्रिस्टिक के, अब मैं बात करता हूं एंटोनिम। अगर इसी के अपोजिट वर्ड को देखें तो कैसे कैसे मीनिंग आ सकते हैं वो देखो। मैंने लिखा ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक आप कह सकते हो ईगो को सेंटर रखने वाला पर्सन, ईगो को आड़े लाने वाला पर्सन, उसको हमने बोल दिया ईगोसेंट्रिक। आगे देखो, एक और वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जरा पढ़ देना। मैंने लिखा इगोइस्टिक पर्सन। इगोइस्टिक भी कैसा पर्सन है, वो जो ईगो को आड़े लाता हो। तो इगोइस्टिक पर्सन, ईगोसेंट्रिक, किसके लिए एंटोनिम बने, एल्ट्रिस्टिक के। तो एल्ट्रिस्टिक के 2 एंटोनिम आपको यहां दिख गए। एक सेल्फलेस है, तो बच्चे आप यहां क्या लिख सकते हो, सेल्फिश। वेरी गुड। सेल्फिश पर्सन को भी आप बोल सकते हो, कैसा पर्सन है वो, इगोइस्टिक और ईगोसेंट्रिक। तो कई वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे, 1 आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए। तो टेक्निकल टर्म्स में वो वर्ड पूछेगा, उन्हीं वर्ड्स को आप कवर करने की कोशिश करो। तो वीडियो जो भी आती जाएगी मैं कोशिश करूंगा 30, 40, 50 वर्ड्स उसमें कवर हो जाए, चाहे एंटोनिम में सीखो, चाहे सिनोनिम में सीखो, चाहे मेन वर्ड में सीखो। तो हमने
अल्ट्रुइस्टिक का एज एन एडजेक्टिव यूज करना है, जिसके सिनोनिम आप जेनरस बोल सकते हो, सेल्फलेस बोल सकते हो, एंटोनिम ईगोसेंट्रिक बोल सकते हो, इगोइस्टिक पर्सन बोल सकते हो और सेल्फिश पर्सन बोल सकते हो। डनाडन। तो ग्रामेटिकल वे से अब आए सेंटेंस मेकिंग, मतलब एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, मेरे साथ साथ पढ़ना और उसको रिलेट करना। मैंने बोला आई डाउट वेदर, ध्यान से सुनना और समझते हुए चलना, साथ साथ बोल लेना, साथ साथ पढ़ लेना, कॉपी मत करना मेरे भाई। लास्ट में मैं टाइम देता हूं, आराम से आप कॉपी करना। तो मैंने बोला आई डाउट वेदर हर मोटिव्स फॉर डोनेटिंग द मनी आर अल्ट्रुइस्टिक। तो मैंने बोला आई डाउट वेदर हर मोटिव्स फॉर डोनेटिंग द मनी आर अल्ट्रुइस्टिक। तो मुझे डाउट है कि वो जो पैसा वो डोनेट कर रही है, उसके जो पैसे डोनेट करने के जो मोटिव्स हैं बच्चे क्या है, आर अल्ट्रुइस्टिक। क्या वाकई में ऐसे है कि उसका कोई खुद का सेल्फिश, मतलब खुद का कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा हुआ, या वाकई में वो जो डोनेट कर रही है वो दिल खोल के डोनेट कर रही है, कोई सेल्फिश उसके अंदर कोई भी ऐसा स्वार्थ नहीं है। दूसरा सुनो, इसी को मैं रिलेट कर दूं, शी इज, अब लिखने वाला हूं मैं क्या, शी इज प्रोबेबली, क्या हो सकती है, शी इज प्रोबेबली लुकिंग फॉर, ऐसे लोग क्यों कर लेते हैं, पब्लिसिटी। अब इस वर्ड को इस सेंटेंस से रिलेट करके देखो। I doubt whether her motives for donating the money are altruistic. मुझे संदेह है कि उसके जो मोटिव्स है पैसा डोनेट करने के are altruistic. अब वर्ड को जरा ध्यान से सुनना बच्चे। अब एग्जामिनर अगर यहां से एरर बनाने की कोशिश करे तो हो सकता है वो आर की जगह इज दे दे। कैसे? I doubt whether her motives, तो मोटिव लिखा या मोटिव्स लिखा, मोटिव्स। अगर मैं मोटिव्स को लिखूं तो पीएल से मेरा मतलब होगा मेरे भाई प्लूरल। अगर मोटिव्स प्लूरल है तो मोटिव्स कौन से मोटिव्स, फॉर डोनेटिंग द मनी। तो फॉर डोनेटिंग द मनी एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है किसकी, मोटिव्स की। मतलब रियली वी आर टॉकिंग अबाउट द मोटिव्स, और मोटिव्स क्या है, प्लूरल, और आपने क्या लगाया, इज, सिंगुलर। तो आपने काटा इज को और वहां इज करके हटा के आपने क्या लिखा, आर। एरर डिटेक्शन भी बन सकती है। तो आई डाउट वेदर हर मोटिव्स फॉर डोनेटिंग द मनी आर अल्ट्रुइस्टिक। अगर आर अल्ट्रुइस्टिक आपने लिखा है, आर अल्ट्रुइस्टिक, तो आर याद रखो, जिन्होंने मेरे बच्चे ग्रामर टेक्निकल पढ़ी है, आर यहां लिंकिंग वर्ब का काम करेगी, बिकॉज उसके बाद जो अल्ट्रुइस्टिक है यहां किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। सो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मोटिव्स। एक कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, क्या वो अल्ट्रुइस्टिक है या नहीं है, उसी पर आई डाउट। डन। नेक्स्ट, शी इज प्रोबेबली लुकिंग फॉर पब्लिसिटी। हो सकता है कहीं पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है ये, दिमाग दौड़ा। तो जब आप वोकैब को ग्रामर से रिलेट करते हुए पढ़ोगे तो आपके कई सेक्शन जो है ग्रामर के स्ट्रांग होते चले जाएंगे और वर्ड तो बेस्ट याद होगा ही होगा। तो मेरे साथ एक बार रिपीट करें मेरे भाई, आलस नहीं, साथ साथ अगर मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए तो प्लीज आप भी मेहनत करें, उसी का रिस्पॉन्स मुझे दे। सर आपकी मेहनत मेरे लिए पेट्रोल का काम करेगी, मेरी गाड़ी तभी चलेगी जब आपका रेस्पॉन्स बेहतरीन होगा। डनाडन। चलिए फटाफट बताएं। तो पहला वर्ड मैंने क्या बोल दिया यहां, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मैंने मेरे साथ साथ रिपीट करना, अल्ट्रुइस्टिक बोलते जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और सेंटेंस हमने बना दिया एक, डनाडन। तो सेंटेंस मेकिंग और ग्रामेटिकल टर्म्स आ जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। अब अगला वर्ड मैं देख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, क्या लिखा आपकी स्क्रीन पे, बहुत अच्छे बच्चे जी, क्या लिखा हुआ है, एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट बोले एक बार, एम्बीवेलेंट, बहुत बढ़िया। सर एम्बीवेलेंट किस तरीके से ग्रामर में यूज किया जाता है? ये एक ऐसा वर्ड है जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है ग्रामर सेक्शन में। तो एम्बीवेलेंट मैंने वर्ड बोला, तो सर ये है क्या फिर, एम्बीवेलेंट का मतलब क्या होता है? एम्बीवेलेंट आप लेके चलो,
जब आप किसी काम को लेकर अनसर्टेन होते हैं, जब आप किसी चीज को लेकर अनसर्टेन होते हैं, जब आपकी ओपिनियंस किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, काम के लिए, पर्सन के लिए सर्टेन नहीं होती, आप कंफ्यूज हैं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, तो इसी टाइप में जब आप होते हैं तो उसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एम्बिवेलेंट। तो यू आर अनसर्टेन एज टू कोर्स ऑफ एक्शन, किसी भी काम को लेकर आप क्या है? अनसर्टेन है। तो मैं उसको एक बार लिख देता हूं, जरा वर्ड को समझना, एक और चीज को देखना, उसी चीज को एक बार मैं लिख रहा हूं, आप साथ साथ पढ़ना और रिलेट करना, याद हो जाएगा। हैविंग और शोइंग, आप कुछ ऐसा शो कर रहे हैं या आपके पास कुछ ऐसा है क्या? हैविंग और शोइंग, मिक्सचर ऑफ ओपिनियंस। आपके पास जो सलाह है, आप खुद से कंफ्यूज है और आप कह सकते हो हैविंग और शोइंग मिक्सचर ऑफ ओपिनियंस और फीलिंग्स। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो ओपिनियंस है, उसको लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज दिखा रहे हो। एक मन कर रहा है ये करूं, एक मन कर रहा है ये करूं, कहता नहीं यार ये कर ले, फिर कहता नहीं यार ये कर ले, तो आप उसको शो करके एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उसी चीज को बोल दिया जाता है एम्बिवेलेंट। डन। और इसी को मैं एक और चीज का नाम दे सकता हूं, अनसर्टेन एज टू कोर्स ऑफ एक्शन। जब किसी भी चीज को लेकर आप क्या हो? अनसर्टेन हो, उसके लिए भी आपने बोल के चल लिया क्या है? एम्बिवेलेंट है। एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं, जरा बातचीत को ध्यान से देखना एक बार, मैं क्या एग्जांपल लिख रहा हूं, क्या नहीं लिख रहा हूं। मैंने बोला आई फेल्ट वेरी एम्बिवेलेंट, आई फेल्ट वेरी एम्बिवेलेंट अबाउट लिविंग होम। स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना आपकी। तो मैंने बोला आई फेल्ट वेरी एम्बिवेलेंट अबाउट लिविंग होम। अंडरस्टैंड करते हैं, आई फेल्ट, मुझे लगा बड़ा एम्बिवेलेंट अबाउट लिविंग होम, मतलब एक पर्सन है जो घर छोड़ना चाह रहा था, बड़ा कंफ्यूज था, घर छोड़ूं नहीं छोड़ूं, छोड़ना है नहीं करना है, कोई काम है करना है नहीं करना है, अपनी जॉब, आप जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, एक दिन मन कर रहा है कि जॉब छोड़ दूं, अगले दिन मन कर रहा है नहीं यार कर लेता हूं। इस टाइप की जो सिचुएशन होती है तो आप उसको बोलते हो आई एम वेरी एम्बिवेलेंट। तो मैंने बोला आई फेल्ट वेरी एम्बिवेलेंट अबाउट लिविंग होम। तो ध्यान से सुनो बच्चे, अगर मैं कह रहा हूं एम्बिवेलेंट, यहां यूज किया जा रहा है आज एज एन एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव की तारीफ करे वो अपने आप में क्या होती है? एडवर्ब। इसका मतलब यहां पर जो मैं वेरी यूज कर रहा हूं वो एज एन एडवर्ब यूज कर रहा हूं, और मैं वैसा कर सकता हूं, आई कैन डू सो, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आप एडवर्ब क्वालिफाई करा सकते हैं। डनाडन। तो हमने इस वर्ड को यूज किया और हमने उसी वर्ड को एक सेंटेंस मेकिंग में यूज किया। बात करते हैं सर इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं सिनोनिम की, कि क्या क्या वर्ड है जो इससे रिलेट करते हैं। एक बात अगर मैं लिखूं तो ध्यान से सुनना, कन्फ्लिक्टेड। कन्फ्लिक्ट करना भी आप सोच रहे हो क्या करना, कि आप कंफ्यूज हैं। आप एक और वर्ड एक बड़ा अच्छा लेके चलते हो, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, इक्विवोकल। एक वर्ड मैंने लिख दिया इक्विवोकल। इक्विवोकल भी रिलेट किया कर लिया जाता है किससे? एम्बिवेलेंट से। तो कितने वर्ड आपके पास यहां? 3 वर्ड दिख रहे हैं आपको, एम्बिवेलेंट, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट कर देना, कन्फ्लिक्ट करना भी होता है क्या? कंफ्यूज हो जाना। इक्विवोकल भी उसी से रिलेट करता है कि आप कंफ्यूज है, वेदर यू आर गोइंग टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क और नॉट, वेदर यू आर गोइंग टू टेक दैट पर्टिकुलर एक्शन और नॉट। सो उसमें आप कंफ्लिक्ट कर रहे हैं और उसमें आप इक्विवोकल अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों इसके क्या बन जाते हैं मेरे भाई? सिनोनिम। एक और चीज सुनो, जब आप इसी के बात करते हैं एंटोनिम, यहां लिख देता हूं मैं इसके एंटोनिम्स, जो इससे एकदम क्या करेंगे? अपोजिट। आप यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को? अनसर्टेन। तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो बच्चे हो गया इसका क्या वर्ड? सर्टेन। जब आप किसी भी चीज को लेके सर्टेन होते हैं तो आप उसको बोल सकते हो क्या? उसी का एंटोनिम, सर्टेन। दूसरा सुनो, आप एक काम करो, इससे पहले UN लगाओ तो क्या बन गया? अनएम्बिवेलेंट। वो भी रिलेट कर लिया जाएगा इसके एंटोनिम से। डनाडन जी। तो एम्बिवेलेंट एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाने वाला वर्ड है जब आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज होते हो, करना है कि नहीं करना है। दूसरा सुनो,
अब इसी पर बेस्ड पेपर में किस तरीके से मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस करो, एक एरर बना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना और आपको ही वो टैकल करना है। लिखो, मैं एग्जाम में आया हुआ एरर है, ध्यान से सुनना। ही स्पोक, आपको ही देखना है, ध्यान से सुनना। एरर, ही स्पोक एम्बिवेलेंट, मैंने लिखा अबाउट हिज मिलिट्री एक्सपीरियंसेस। क्या यहां कोई एरर है या नहीं है, गलती है या नहीं है? दिमाग दौड़ाएं, कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास, बताएं क्या लग रहा है, बताओ। चलिए, जिनका आंसर सही है दिए जाएंगे पूरे 10 लाख। नहीं भाई साहब, मजाक कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं मिलेगा। बताएं मेरे भाई, किस किस का सही है? हाथ उठाएं, दिल से हाथ उठाओ मेरे भाई। पक्का आपके बड़े भाई को पक्का दिखेगा, जयदीप सिंह देख रहा है आपको। बताएं। चलिए, सही है। एक दो की मुस्कुराहट बता रही है कि उनका आंसर सही है। ध्यान से सुनो। ही स्पोक एम्बिवेलेंट अबाउट हिज मिलिट्री एक्सपीरियंसेस। ही स्पोक एम्बिवेलेंट, स्पोक अपने आप में यहां मैंने क्या यूज किया है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर मैंने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है तो वर्ब के बाद जो आपका रिप्लाई आ रहा है वो आ रहा है कैसे? हाउ। ही स्पोक हाउ। और बच्चे, अगर हाउ का रिप्लाई है अपने आप में तो आप कह सकते हो चीज किससे रिलेट कर जाती है? एडवर्ब से। और मैंने बोला एम्बिवेलेंट एडवर्ब नहीं, क्या होता है? एडजेक्टिव। बट आपको यहां रिक्वायरमेंट किसकी है? एडवर्ब की। बट ये तो एडवर्ब नहीं है, तो भाई साहब यहीं पे हो गया एग्जाम में एरर। आपको उसे किस में कन्वर्ट करना था? एडवर्ब में। और एक दो मेरे बच्चे जिन्होंने ग्रामर पढ़ी है, टॉपिक्स क्लियर हैं, मैं उनको एक बात बता दूं, यहां मैं 2 सेकंड के लिए रुकूंगा और आपको बताऊंगा। इस चीज को याद रखना, ग्रामर से ही वो कैब याद होती है। ऐसी टर्म्स होती हैं वो कैब में जो ग्रामर हेल्प करके जाती है, उन एरर्स के थ्रू ध्यान देखना। तो अभी इसको मैं एडवर्ब में कन्वर्ट करूंगा। इसका मतलब यहां एग्जाम में उसको लिखना था एम्बिवेलेंटली, तो आपने क्या सफिक्स कर दिया? ly। और मेरे वो साथी, मेरे वो बच्चे, मेरे वो स्टूडेंट जिनका एडवर्ब क्लियर है, उनको पता है ज्यादातर केसेस में जब एडजेक्टिव पर सफिक्स करते हैं ly, जब एडजेक्टिव पर सफिक्स करते हैं ly, तो वो किसमें कन्वर्ट होता है? एडवर्ब। इसीलिए एम्बिवेलेंट क्या बना? एडजेक्टिव। और अगर मैं उसी पे सफिक्स करता हूं क्या? एम्बिवेलेंट। और मैंने क्या सफिक्स किया? ly, तो एम्बिवेलेंटली क्या बन जाएगा मेरे भाई? एडवर्ब। दिमाग दौड़ा? तो इस टाइप से भी वो एरर कंडक्ट कर सकता है एग्जाम में। तो फिलहाल फटाफट से कॉपी करें। मैं यूं गया और यूं आया। जितने भी वर्ड्स आपके लिए नए हैं उनको अंडरलाइन करना रजिस्टर में और बहुत अच्छे से मेंटेन करना। टेक योर टाइम। चलिए मेरे शेर, आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं, साथ साथ पढ़ते रहना, एनर्जी बरकरार रहे। मैंने वर्ड लिखा आपके सामने एंगुलर। अगर एंगुलर को मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करूं तो हमारी ग्रामेटिकल टर्म में यूज किया जाता है एंगुलर एज एन एडजेक्टिव की तरह। अगर आप एंगुलर को कुछ रिलेट करें तो ये एंगल अपने आप में एक एंगल वर्ड से, जो एंगल हम बनाते हैं उससे वर्ड बना होगा, और एंगल से क्या बना दिया? एंगुलर। सर एंगुलर क्या होता होगा? एक ऐसा ही जो एंगल टाइप की शेप रखे। और एंगल क्या होता है? नुकीला, एक शार्प कॉर्नर्ड होना, उस नुकीले को बोल देते हैं हम क्या? एंगुलर। तो कोई भी ऐसी शेप जो एकदम क्या है? शार्प कॉर्नर्ड, तो मैंने इसको लिख दिया शार्प। और एक ऐसी शेप जो क्या है? शार्प कॉर्नर्ड है, उसको हमने बोल दिया एंगुलर। डन। आप एक एंगुलर को एक और वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। जरा पढ़ दे, मैंने क्या लिखा? लीन। चलिए एक और वर्ड लिख देता हूं, जरा कोशिश करना। क्या लिखा? क्या लिखा? गांट। गांट। पढ़े एक बार, गांट। एक और बार, गांट। डन। तो गांट भी होता है क्या? लीन और शार्प कॉर्नर्ड। जैसे इसको कुछ ऐसे रिलेट करो।
सपोज आप डाइटिंग पे चल रहे थे, तो आपने बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लिया और अब आपका फेस क्वाइट एंगुलर हो गया है। अब आपका फेस क्वाइट एंगुलर हो गया है। तो एक होता है राउंड फेस, गोलू गोलू वाला होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका फेस एकदम गोलू गोलू होता है, उनको पकड़े करते हैं हम गोलू 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 गोलू। याद आया, बचपन में बड़ा मजा आता है गाल खींचने में। तो उन बच्चों का, उन छोटे छोटे शैतान बच्चों का हम कह सकते हैं फेस कैसा है, राउंड फेस है। अब अगर मैं कह रहा हूं आपका तो बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया, तो योर फेस हैज बिकम क्वाइट एंगुलर। अब आपका फेस एकदम एंगुलर हो गया है, शार्प कॉर्नर्ड होना, लीन होना और गांठ होना। तो इस वर्ड को हम ऐसे रिलेट करेंगे। दूसरा, अगर मैं बातचीत करता हूं बच्चे इसके एंटोनिम की, किसका अलग से एकदम एंटोनिम बन के क्या आएगा, तो एक बार पढ़ना जरा, मैंने क्या लिख दिया बता दे। रोटेंड, रोटेंड, तो रोटेंड क्या होता होगा, राउंड शेप। राउंड फेस को आप बोल दोगे रोटेंड फेस। डनाडन। तो एंगुलर एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, शार्प कॉर्नर, लीन और गांठ आप इसको बोल सकते हैं। चलो रिलेट करते हैं सेंटेंस मेकिंग से। मैंने बोला माई फ्रेंड लॉस्ट so much weight that his face has become quite, क्या बोला मैंने, quite angular। डनाडन जी, अब फिर से रिलेट करो। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बिकम क्या बन चुका है, एंगुलर। दैट मीन्स ये किसकी तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह। बिकॉज दिस स्टेटमेंट, दिस एंगुलर वर्ड इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हिज फेस। उसके फेस के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। हिज फेस हैज बिकम एंगुलर। और कैसे एंगुलर, क्वाइट एंगुलर। और अगर एडजेक्टिव से पहले है तो क्या है पक्का, एडवर्ब। बहुत अच्छे बच्चे जी। तो एंगुलर एज एन एडजेक्टिव यूज करना है जिसका मीनिंग आप रिलेट कर लोगे एंगल से। डनाडन। अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखना, मैंने आपके सामने लिखा, बता दें जरा। बहुत अच्छे जी, अवर्जन। डनाडन। क्या है वो, अरे ए है, जरा शानदार वाला ए है, ध्यान से सुनो, बनाओ। वेरी गुड यू। चलिए मस्ती मार रहा हूं, ये ए ही है मेरे भाई, अवर्जन। तो सर अवर्जन का मीनिंग क्या होता है, अवर्जन रिलेट किया जाता है डिसलाइक से। किससे रिलेट किया जाता है, डिसलाइक से। एक चीज रह गई, क्या सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अवर्जन एडजेक्टिव नहीं, अवर्जन होता है नाउन की तरह यूज। तो अवर्जन हमारा क्या है, नाउन, और उसको रिलेट किससे किया जाता है, डिसलाइक से। सो जो चीज आपको पसंद नहीं है आप उसको इग्नोर करते हैं, जैसे लौकी की सब्जी पसंद नहीं है भाई साहब, वो चेहरे, वो दोस्त जो उधारी मांगते हैं पसंद नहीं है, चेहरे देखते ही ऊब जाते हैं, हम भागते हैं दूर। तो अवर्जन किया जाता है रिलेट किससे, डिसलाइक से। नापसंद करने से आप इस चीज को रिलेट करके चलते हो। तो अवर्जन और किसकी तरह यूज किया जाता है, ये एज अ नाउन की तरह। आगे बढ़ू, मेरे साथ साथ बोलते रहना। एक और आप इसकी चीज को रिलेट कर सकते हो, डिसफेवर। फेवर और उसका उल्टा करने के लिए आपने क्या बोल दिया, डिसफेवर। एक और चीज को सुनो, अगर मैं लिखता हूं इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन को आप किस चीज से रिलेट करके चलते हैं, किसी चीज पे क्या होना, इंक्लाइन होना, रुचि होना, आपका रुझान होना, आपका झुकाव होना। और उसी का उल्टा करना है तो मैं क्या लिख के चल दूं अभी, डिसइंक्लिनेशन। तो इन तीनों चीजों को रिलेट कर लिया जाता है, इन तीनों वर्ड को रिलेट किया जाता है किससे, अवर्जन से। डनाडन। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम। अगर मैं एंटोनिम बनाने की कोशिश करूं तो मेरे भाई बताना जरा, डिसफेवर से क्या बन जाएगा, फेवर, और डिसइंक्लिनेशन से क्या बन जाएगा, इंक्लिनेशन, और डिसलाइक से क्या बन जाएगा, लाइक। तो वही चीजें आप यहां रिलेट कर लोगे। अब बात आती है सेंटेंस मेकिंग की, अवर्जन को कैसे रिलेट किया जाए। तो मैंने एक सेंटेंस बना रहा हूं, जरा गौर फरमाना। आई हैव एन अवर्जन। अब बच्चे ध्यान से सुनो,
एन की मैं अगर बात करूं तो एन अपना हो गया क्या, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। तो अवर्जन इस सेंटेंस में एज अ नाउन यूज हो रहा है। तो आई हैव एन अवर्जन टू, देखना भाई को किससे नफरत है, टू गेटिंग, लिख दे क्या, टू गेटिंग मैरिड। भाई को नफरत है शादी करने से। आई हैव एन अवर्जन टू गेटिंग मैरिड। और यहां एक दो लोंडो का टारगेट ये कहता है जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिले और शादी हो जाए। ना 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 ना, गलत जा रहे हो मेरे भाई, गलत जा रहे हो। मौज करनी है तो शादी नहीं, कोई एक ही काम कर लेना। चलिए मजाक की बात है मेरे भाई, वापसी करो। तो आई हैव एन अवर्जन टू गेटिंग मैरिड। देन एक दो क्लास के शैतान हंस रहे हैं देखो अब इससे याद क्या रखोगे, आई हैव एन अवर्जन टू गेटिंग मैरिड, ठीक है। तो मुझे नफरत है शादी करने से, उसी चीज को आप यहां रिप्रेजेंट कर गए। तो अवर्जन एज अ नाउन यूज होता है और इस वे से आप उसको लेके चलते हो। थोड़ी जगह बची हुई है, एक और वर्ड देख लेते हैं, जरा ध्यान से सुनो। अगले वर्ड पे मैं आ रहा हूं। अगला वर्ड अब आपकी स्क्रीन पे है और मेरे साथ साथ पढ़ लेना। मैंने लिखा, बहुत बढ़िया, क्या लिखा हुआ है, डिसर्न। क्या लिखा हुआ है, डिसर्न। सर डिसर्न किस तरीके से यूज किया जाता है, नाउन। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक आंसर सही आ रहा है, दिल से दिख रहा है मुझे मेरे भाई, क्या है वो, वर्ब। तो डिसर्न यूज किया जाता है एज अ वर्ब। तो सर डिसर्न का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, डिसर्न होता है किसी चीज को परखना, किसी चीज को परखना। आपको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो उन चीजों में जो बहुत कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं, आप उनको परख पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिसर्न। तो डिसर्न को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, टू डिटेक्ट। क्या कर लिया आपने, टू डिटेक्ट विद द आईज और सेंसेस। आप अपनी सेंस यूज करके, सेंसेस यूज करके आप किसी चीज को पकड़ पा रहे हो, अपनी आंखों से किसी चीज को परख पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड टू डिसर्न। तो डिसर्न अपने आप में एक एज अ वर्ब यूज होने वाला ग्रामर में वर्ड है। डनाडन जी। और एक और इस वर्ड को रिलेट कर लिया जाता है, डिसर्न को, टू डिफरेंशिएट। आप एक और चीज से रिलेट कर लेते हो डिसर्न को, टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू और मोर थिंग्स। दो या ज्यादा चीजों में डिफरेंशिएट कर पाना, समझ पाना, उनको परख पाना। सो इस तरीके से भी ये वर्ड आप रिलेट कर सकते हो। डनाडन जी। अब इस चीज को एक बार देखो कि सर इसमें हम कर क्या सकते हैं, इसका एंटोनिम क्या बना सकते हैं। आप एंटोनिम बनाना चाहें तो आप एक काम करो, क्या कर दो, कंफ्यूज। आप हो जाओ कंफ्यूज। अगर आप कंफ्यूज हैं, चीजों को परख नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज हो गया। दूसरा, अगर आप चीजों को परख के चलते हैं तो आप बहुत समझदारी से चल रहे हैं। अगर आप परख नहीं रहे हैं तो मेरे बच्चे उसको क्या कर रहे हो, आप इग्नोर। टू इग्नोर भी डिसर्न का अपने आप में क्या बन जाता है, एंटोनिम। चकास, बिंदास, बैठा, दिमाग में बैठ रहा है ना, पक्का। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, किसकी, सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग यहां कर लेते हैं बच्चे, इसकी सेंटेंस मेकिंग। ध्यान से सुनना, मैंने बोला द रीजंस, ठीक है, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं इसमें ग्रामेटिकल एरर करूं, उसको पकड़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। तो मैंने बोला द रीजन बिहाइंड द सडन चेंज इज या आर, ठीक है, इज या आर डिफिकल्ट टू डिसर्न। तो एक ऑप्शन मैंने यहां दिया आपको और एक ऑप्शन मैंने फिर यहां पर इसको यूज को समझाता हूं मैं। बताएं, द रीजन बिहाइंड द सडन चेंज इज या आर। द रीजन है या द रीजंस है, रीजंस है, और मैं बात कर रहा हूं रीजंस की। बिहाइंड द सडन चेंज, तो बात है रीजंस की, और बात रीजंस है तो प्लूरल है, क्या आएगा, आर। आगे बढ़ो। The reasons behind the sudden change are difficult to discern। बच्चे to discern, टू और प्लस V1 है तो अपने आप में ये हुआ इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव में हम यूज करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। दैट मीन्स अल्टीमेट, यहां डिसर्न एक नॉन फिनिट वर्ब का काम कर रहा है,
इंफिनिटिव का काम कर रहा है, जहां वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। डनाडन। और डिसर्न मैंने यही बोला बच्चे, यहां पर ग्रामेटिकल टर्म में काम करता है एज अ वर्ब। बिंदास है डनाडन। तो करे शटर डाउन। तो आज के लिए दुकान का शटर किया जाता है डाउन। अगली वीडियो में आपका जयदीप सिंह आपके साथ होगा, बहुत जल्द आपके साथ होगा। मैं आपके साथ बना हूं और बना रहूंगा। यूज ऑफ सिंस अभी मैंने छोटे से कल डाला है, यूज ऑफ सिंस, ठीक है। तो ये वीडियो समझ जाओ, आज रिकॉर्ड हो रही है और रात के 2 बज चुके हैं मुझे रिकॉर्डिंग करते करते। तो अभी क्या करना है मेरे भाई, आपको इतना रिवाइज करो। वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो कैब की फर्स्ट क्लास देखो। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अपनी वीडियोस, जो आप वीडियो देखते हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितना ज्यादा ज्ञान बांटोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा है, आपके फ्रेंड्स को फायदा है। दुआएं ले मेरे भाई, दुआएं ले। याद है एग्जाम में वो फ्रेंड जिसने आपको दिखाया था, दिल से दुआ देते हैं हम वहां। तो उन चीजों को याद रखें, नॉलेज शेयर करें, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहां रुकता हूं। वो कैब के अगले सेशन में मिलेंगे। और एक और न्यूज है, यूज ऑफ सिंस। वो स्टूडेंट, बहुत पुरानी वीडियो है बच्चे यूज ऑफ सिंस, जो मैंने अभी अपने इस चैनल पे डाली है इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपने यूज ऑफ सिंस नहीं देखा है तो, ग्रामर में। दूसरा, यूज ऑफ फोर की डिमांड थी, सर सिंस पढ़ा दिया, यूज ऑफ फोर और डाल दो। तो यूज ऑफ फोर मैं फिर से रिकॉर्ड करने वाला हूं, या क्लास में जो पढ़ा रहा हूं वो मैं रिकॉर्डिंग डालने वाला हूं आपके लिए यूज ऑफ फोर की। तो अगले सेशन में मिलने वाले हैं क्लास नंबर 3, जो वोकैब का सेशन हमारा होने वाला है। आप करेंगे क्या बच्चे, जैसे पहली वीडियो में कुछ साउंड प्रॉब्लम थी, अभी बहुत सारे चेंजेस हैं, बोर्ड भी ये जो है चेंज कराया गया है, स्टूडियो में भी चेंजेस हैं। तो अब मुझे लग रहा है वॉइस प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। अगर होती है तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में जरूर लिखना। कुछ चेंजेस आप चाहते हैं वो कमेंट्स में जरूर लिखना। मैं अपनी टीम पर नहीं छोड़ता आपकी कमेंट्स, मैं खुद आपकी कमेंट्स पढ़ रहा होता हूं और मैं उनका खुद रिप्लाई कर रहा होता हूं। आप नीचे जाके देखते हो, रिप्लाई मेरा हुआ मिलता है बच्चे। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, क्या चेंजेस है क्या है, तो वो कैब में जितने मेथड्स में लेके चलना रहा हूं, कुछ चेंजेस आप चाहते हैं वो चेंजेस जरूर लिखें। आपके सहारे आपका जयदीप सिंह खड़ा है और हमेशा आपके साथ में खड़ा हूं। तो इन्हीं दुआओं के साथ गॉड ब्लेस यू। खूब मेहनत करिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। इन्हीं दुआओं के साथ बोल दें एक बार, भारत माता की जय। जय हिंद मेरे दोस्तों।